जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 131, जिसका टॉपिक है समाज शास्त्र का परिचय, कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने बुक के जो भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने गैस पेपर में कवर कर दिए हैं। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो उससे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पेज है ना, तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुलेगा। अब यहाँ पर जो इस वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और कोड टाइप करना है BSOC 131। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिटेल्स भर के अपना पेमेंट करके परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की समानताओं और असमानताओं की चर्चा कीजिए। यानी कि समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में क्या क्या समानताएं हैं, यानी कौन कौन सी सिमिलरिटी है और कौन कौन सी असमानताएं हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो समाज शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही सामाजिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। ये दोनों मानव समाज का अध्ययन करती हैं, लेकिन इनके अध्ययन के दृष्टिकोण, विधियां और क्षेत्र में कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की समानताएं। तो मानव समाज का अध्ययन करना, यानी कि समाज शास्त्र भी मानव समाज का अध्ययन करता है और सामाजिक मानव विज्ञान भी जो है मानव समाज का अध्ययन करता है। दोनों ही विषय मानव समाज, मानव व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इनका उद्देश्य यह समझना होता है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं और समाज कैसे कार्य करता है। यानी कि समाज शास्त्र और सामाजिक विज्ञान का जो मानव समाज का अध्ययन का क्षेत्र होता है, उसमें वो लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। वो अध्ययन करते हैं कि जो है समाज में लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे संबंध कैसे बनाते हैं और समाज कैसे कार्य करता है। इसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान। तो ये दोनों सामाजिक परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों और संस्कृति का अध्ययन करते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि वे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान जो है ना, वो क्या करते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान रखते हैं। वे यह ध्यान रखते हैं कि सामाजिक जो परंपराएं हैं, विश्वास हैं, रीति रिवाज और जो है संस्कृति का अध्ययन करते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि समाज जो है इसको कैसे प्रभावित करता है, यानी कि जो रीति रिवाज होते हैं वो समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके बाद मैदानी अध्ययन यानी कि फील्ड वर्क। तो सामाजिक मानव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन अब समाज शास्त्र में भी इसका उपयोग बढ़ गया है। दोनों ही क्षेत्र लोगों के बीच जाकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की विधि को अपनाते हैं। इसके बाद है अंतर विषयक दृष्टिकोण। तो समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान दोनों ही अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान आदि की सहायता लेते हैं। अब बात करते हैं कि समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की कौन कौन सी असमानताएं हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अध्ययन क्षेत्र। तो समाज शास्त्र मुख्यतः आधुनिक नगरीय और औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है, और इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें सामाजिक मानव विज्ञान की, तो ये पारंपरिक आदिवासी और ग्रामीण समाजों के अध्ययन पर अधिक ध्यान देता है। अब बात करते हैं उद्भव और विकास की। तो समाजशास्त्र का विकास मुख्य रूप से यूरोप में 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव के संदर्भ में हुआ, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान का विकास उपनिवेशवादी काल में हुआ, जब पश्चिमी विद्वान अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों के आदिवासी समाजों का अध्ययन करने लगे थे।
इसके बाद बात करते हैं शोध विधियों की। तो सामाजिक मानव विज्ञान में प्रत्यक्ष, मैदानी अध्ययन और सांस्कृतिक व्याख्या प्रमुख होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें समाज शास्त्र में, तो सांख्यिक विश्लेषण, सर्वेक्षण और प्रश्नावली जैसी विधियां अधिक प्रयोग की जाती हैं। अगर हम लोग बात करें दृष्टिकोण की, तो सामाजिक मानव विज्ञान अधिक गहराई से एक सीमित समाज या समुदाय का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र जो होता है वो व्यापक समाज और विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि का तुलनात्मक अध्ययन करता है। यानी का जो इसका एरिया होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन संप्रेषण की। तो सामाजिक मानव विज्ञान में शोधकर्ता अक्सर अध्ययन के लिए किए जा रहे समाज की भाषा सीखते हैं और उनके साथ जो है लंबा समय बिताते हैं, जबकि समाज शास्त्र में यह आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लेके अपना उत्तर समाप्त करें, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था वो हमने बता दिया कि समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की समानताएं और असमानताएं बतानी। सबसे पहले हमने देखी समानताएं, इसके बाद हमने देखी असमानताएं। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के समय में इन दोनों की बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। दोनों विषय अब एक दूसरे की विधियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो मिलकर मानव समाज की गहराई से समझ प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर इस क्लास की जो पीडीएफ है वहां पर हम शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, इसके अंतः विषयक दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें सामाजिक मनोविज्ञान। तो सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो यह समझने का प्रयास करता है कि लोग एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरों से कैसे प्रभावित होते हैं और समाज में कैसे व्यवहार करते हैं। यह मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच की कड़ी होता है। यहाँ पर जो सामाजिक मनोविज्ञान वो काम क्या करता है, वो काम करता है कि जो लोग होते हैं एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरों से कैसे प्रभावित होते हैं और समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, वो सब किसके कारण होता है, सामाजिक मनोविज्ञान के कारण होता है। वहीं पर जो है इस सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान एक जो है विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं कि लोग एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरों से कैसे प्रभावित होते हैं और समाज में कैसे व्यवहार करते हैं। ये अध्ययन करता है कि व्यक्ति का व्यवहार समाज में कैसे प्रभावित होता है, जैसे कि समूह में रहते हुए लोग कैसे निर्णय लेते हैं, भीड़ में उनका व्यवहार कैसे बदलता है, पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं और सामाजिक प्रभाव कैसे काम करता है। यानी ये अध्ययन क्या करता है, ये अध्ययन हमको बताता है कि व्यवहार में समाज जो है हमें कैसे प्रभावित करता है, यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो समाज से कैसे प्रभावित होता है, जैसे कि समूह में रहते हुए लोग कैसे निर्णय लेते हैं, भीड़ में उनका व्यवहार कैसे बदलता है, पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं और सामाजिक प्रभाव कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अकेले होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, लेकिन जब वह किसी समूह का हिस्सा होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो है इसी बदलाव का अध्ययन करता है कि यह बदलाव कैसे होता है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंतःविषयक दृष्टिकोण। सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो कोई अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए विभिन्न अंतःविषयक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, जो अंतःविषयक दृष्टिकोण होते हैं ना, यानी कि जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है वो अन्य विषयों से भी जुड़ा होता है साथ में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंतःविषयक दृष्टिकोण कौन कौन से। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो यह दृष्टिकोण व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच, भावना और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्यों करता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की आलोचना मिलने पर वह कैसे प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में आता है या शांत रहता है, यह उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद बात करते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच। यह दृष्टिकोण समाज, संस्कृति, सामाजिक नियमों और संस्थाओं का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज की संरचना और सामाजिक संबंध व्यक्ति के सोचने और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए,
जाति, धर्म, वर्ग आदि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब कि एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। तो यह दृष्टिकोण विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित है। सामाजिक व्यवहार को सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाता है। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि विभिन्न संस्कृतियों में लोग सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए एक देश में अभिवादन करने का तरीका झुककर होता है, जबकि दूसरे देश में हाथ मिलाकर, यह सांस्कृतिक प्रभाव का ही उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं जैविक दृष्टिकोण, बायोलॉजिकल अप्रोच। तो यह दृष्टिकोण यह समझने का प्रयास करता है कि हमारे मस्तिष्क, हार्मोन और आनुवांशिकता कैसे हमारे समाज के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और यह जो है न्यूरो साइंस और बायोलॉजी से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आक्रामकता का कारण उसके शरीर में कुछ रासायनिक तत्वों का असंतुलन हो सकता है। इसके बाद आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति भी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। जैसे गरीबी, बेरोजगारी या सत्ता में होने के कारण किसी का व्यवहार बदल सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो सामाजिक मनोविज्ञान एक व्यापक और अंतःविषयक क्षेत्र है जो व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। यह विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाकर यह बताता है कि हम सामाजिक परिस्थितियों में कैसे सोच सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं और व्यवहार करते हैं। आज के समय में इसका उपयोग शिक्षा, मार्केटिंग, अपराध अनुसंधान और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका सामाजिक मनोविज्ञान क्या है और इसके अंतःविषयक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमने देख लिया सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, इसके बाद उसके अंतःविषयक दृष्टिकोणों को भी कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मैलिनोवस्की के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यानी कि जो ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की है ना, एक प्रसिद्ध सामाजिक मानव विज्ञानी है। उन्होंने समाज और संस्कृति को समझाने के लिए प्रकार्यात्मक सिद्धांत यानी कि फंक्शनल थ्योरी की स्थापना की। यह सिद्धांत यह बताता है कि समाज की हर संस्था, परंपरा और संस्कृति का कोई ना कोई कार्य यानी कि फंक्शन होता है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो समाज है या फिर कोई संस्था है, परंपरा है या संस्कृति है, वो कोई ना कोई कार्य होता है। यानी कि संस्कृति, समाज या कोई संस्था, उसका कोई ना कोई कार्य होता है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या है। तो मैलिनोवस्की का मानना था कि समाज का हर अंग, हर संस्था जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज आदि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। ये सभी समाज के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करती है, इसलिए वे बनी रहती हैं। तो यहाँ पर जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि समाज का जो हर अंग है या फिर कोई संस्था है जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज आदि जो है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही होते हैं। ये सभी समाज की सदस्यों की जरूरतों को पूरा करती हैं और इसलिए जो है वे बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्कृति, प्रथा या सामाजिक संस्था लंबे समय से बनी हुई है तो उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य जरूर होगा जिससे समाज चलता रहता है। यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भी समाज में हर अंग या कोई संस्था या कोई परिवार, धर्म, शिक्षा या रीति रिवाज है, तो वो ना किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। वो समाज का उद्देश्य पूरा करते रहते हैं और वो उन्हीं के साथ बने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैलिनोवस्की के प्रकारात्मक सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। तो पहला बिंदु था जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो मैलिनोवस्की ने कहा कि मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे भोजन, पानी, आश्रय, सुरक्षा, प्रजनन आदि। समाज की संस्थाएं इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनती हैं। उदाहरण के लिए परिवार क्या करते हैं, प्रजनन और बच्चों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं। आर्थिक प्रणाली जो है भोजन और वस्त्र जैसी जरूरतों के लिए बनाई जाती है। धर्म मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक का कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है। मैलिनोवस्की का मानना था कि संस्कृति कोई सिर्फ परंपराओं का समूह नहीं है, बल्कि यह समाज को संतुलित रखने वाला एक तंत्र है। हर संस्कृति का कोई ना कोई कार्य होता है और वह समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान देती है।
तो मेलिनोवस्की क्या मानते हैं? मेलिनोवस्की मानते हैं कि संस्कृति कोई परंपरा का समूह नहीं है, बल्कि यह समाज को संतुलित रखने वाला एक तंत्र है। हर संस्कृति का कोई कार्य होता है और वह समाज के लोगों के लिए समस्याओं का समाधान देती है। इसके बाद समकालीन अध्ययन, तो मेलिनोवस्की के इतिहास के बजाय वर्तमान समाज को देखने पर जोर दिया है। वे समाज का अध्ययन उस रूप में करते थे जैसे वह अभी है, ना कि वह अतीत में कैसा था। इसके बाद फील्ड वर्क पर आते हैं। तो मेलिनोवस्की ने पहली बार लोगों के बीच रहकर, उनकी भाषा सीखकर, उनके अनुभवों को सीधे समझकर अध्ययन किया। उन्होंने ट्रोब्रोइड द्वीप समूह में रहकर वहां की संस्कृति का जो है गहराई से अध्ययन किया था। अगर हम लोग बात करें उदाहरण के लिए, तो खुला आदान प्रदान, मेलिनोवस्की ने ट्रोब्रियंट द्वीप के लोगों को खुला आदान प्रदान नामक रिवाज का अध्ययन किया। वहां लोग एक दूसरे को कीमती गहनों और चीजों का आदान प्रदान करते थे। यह देखने में व्यापार जैसा लगता था, लेकिन इसका असली उद्देश्य था सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। मेलिनोवस्की ने बताया कि यह रिवाज वहां के लोगों की सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद करता है, और यही जो है उसका क्या है, प्राक कार्य है, मतलब कि उसका कार्य है। यानी कि समाज में जो भी संस्कृति है, जो भी संस्थाएं हैं, उनका कोई ना कोई काम होता है। इसके बाद बात करते हैं निष्कर्ष की। तो मेलिनोवस्की का प्राकार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक मानव विज्ञान में बहुत प्रभावशाली रहा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज की हर संस्था और परंपरा का कोई उद्देश्य होता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे चलता है, लोग क्यों परंपराओं का पालन करते हैं, और उनका दृष्टिकोण आज भी सामाजिक अध्ययन में उपयोगी माना जाता है। तो ये सारा जो है हमने यहाँ पर देखा उत्तर। हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा जो है, मेलिनोवस्की के प्राकार्यात्मक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा प्राकार्यात्मक सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत कहता है कि समाज का हर अंग या फिर हर संस्था, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं। ये सभी समाज के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए वे जो है हमारे साथ बनी रहती है। यानी कि ये क्या करती है, जो संस्कृति होती है या फिर कोई संस्था है, वो हमारी क्या करती है, जरूरतों को पूरा करती है, इसलिए हम उनको क्या रखते हैं, अपने पास रखते हैं। इसके बाद प्राकारात्मक सिद्धांत के मुख्य बिंदु, जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना, संस्कृति का कार्यात्मक दृष्टिकोण, इसके बाद समकालीन अध्ययन, इसके बाद फील्ड वर्क, और इसके बाद उदाहरण। इसके बाद हमने डिस्कस करके अपना जो है उत्तर समाप्त कर दिया है। देखिए प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही अपने सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, कार्य प्रणाली, मूल्यों, रीति रिवाजों और व्यवहारों में धीरे धीरे या अचानक होने वाला बदलाव। जब समाज की सोच, जीवन शैली, परंपराएं, तकनीक, शिक्षा, परिवार और अन्य संस्थाएं बदलने लगती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब समाज में सोच बदलेगी, जीवन शैली बदलती है, परंपराएं बदलती हैं, तकनीकी बदलती है, शिक्षा, परिवार या अन्य संस्थाएं बदलने लगती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। यहां पर हमने समझ लिया सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन है समाज की संरचना, कार्यप्रणाली, मूल्य और रीति रिवाजों या व्यवहारों में धीरे धीरे या अचानक होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे शिक्षा का बदलाव, और नकारात्मक भी, जैसे सामाजिक असमानता में वृद्धि। यह धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन भी हो सकता है और अचानक क्रांतिकारी भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारण सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, बिजली आदि ने लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। शिक्षा नई सोच, जागरूकता और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होना का जो है साहस देती है। इसके बाद है औद्योगिकरण और शहरीकरण, तो गांव से शहरों की ओर पलायन और आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ता रुझान। इसके बाद कानूनी सुधार, तो जैसे बाल विवाह रोकने, दहेज प्रथा खत्म करने और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानून। इसके बाद आंदोलन क्रांति, जैसे दलित आंदोलन, नारी आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आदि। संचार के साधन, तो टीवी, सोशल मीडिया, समाचार आदि से विचारों का आदान प्रदान तेजी से होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या है, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, औद्योगिकरण और शहरीकरण, कानूनी सुधार,
आंदोलन और क्रांति और संचार के साधन। इसके बाद देख लें सामाजिक परिवर्तन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले संयुक्त परिवार आम थे, अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं। महिलाओं की भूमिका घर से बाहर भी बढ़ी है। बच्चों की परवरिश, बुजुर्ग की स्थिति और पारिवारिक संबंधों में बदलाव आया है। इसके बाद शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले की शिक्षा सीमित वर्गों तक सीमित थी, अब वो सर्वसुलभ हो रही है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी बढ़े हैं। लेकिन असमानता कम हुई, लड़कियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं धर्म और परंपराओं पर प्रभाव। तो अंधविश्वासों में कमी आई है, कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ा गया है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि। धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक सोच में वृद्धि हुई है, हालांकि कुछ जगह पर जो है कट्टरता भी बढ़ी है। इसके बाद राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, तो आम जनता का राजनीतिक रूप से जागरूक हुई, सामाजिक न्याय, आरक्षण और समानता और अधिकारों की मांग बढ़ी। युवाओं और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी हुई है। इसके बाद है आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लोगों की आय, जीवन शैली और उपभोग की आदतें बदल गईं। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और असमानता जैसे नए सामाजिक मुद्दे उभरे हैं। श्रम का विभाजन, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी आदि बढ़ी हुई है। इसके बाद इसके संस्कृति का पर क्या प्रभाव पड़े, तो आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। पारंपरिक पोशाक, भाषा और रीति रिवाजों में बदलाव आया। नई पीढ़ी में वैश्विक संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सामाजिक परिवर्तन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, परिवार पर प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर पड़ा, धर्म और पारंपरिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद राजनीति पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन समाज का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। यह समाज को आगे बढ़ने, गलत प्रथाओं को सुधारने और नई चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे मूल्य विघटन, तनाव और असमानता। इसलिए जरूरी है कि हम सामाजिक परिवर्तनों को समझदारी से अपनाएं और संतुलन बनाए रखें। तो यहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन है वो समाज का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, यानी कि अगर समाज है तो उसमें सामाजिक परिवर्तन भी आएंगे। यह समाज को आगे बढ़ने, गलत प्रथाओं को सुधारने और नई चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे मूल्य विघटन, तनाव और असमानता। इसलिए जरूरी है कि हम सामाजिक परिवर्तन को समझदारी से अपनाएं और संतुलन बनाए रखें। तो यहाँ पर टोटल हमने 4 प्रश्नों को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।